हेलो, नमस्कार साथियों। मैं बलजीत भारतीय। साथियों, जैसा कि आपको पता है, पड़ोइन ऐप पर डेली शाम 8 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट कराया जा रहा है, जिसे आप डेली कंटिन्यू दे भी रहे हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि शायद आपकी सारी डाउट्स अब दूर हो रहे होंगे कि क्या है पड़ोइन का टेस्ट कराने का फॉर्मूला, हमें किस तरीके से टेस्ट देना होता है, कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। 3 बातें जो कि मैंने आपको बताई कि वो आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद में जब आपका टेस्ट हो जाता है, उसके बाद में आपको टेस्ट को एनालिसिस करना होता है, यानी कि जैसे कि फर्स्ट रैंक जो बच्चा है उसका रिजल्ट आपको मिलाना होता है कि इसके मार्क्स कैसे बने हैं, मैक्सिमम पॉइंट इसके कैसे बने हैं, हमारे पॉइंट किस तरीके से बने, इन चीज़ का आप ध्यान रखते हैं। दूसरा, आपको ये भी डाउट हो सकता है कि जो एग्ज़ाम हुआ है ना, ये ठीक से आया है रिजल्ट या नहीं आया, इसका हम कैसे देखें। तो साथ ही मैं आपको बता दूं, आप जब भी जब क्वेश्चन करते हैं ना, 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन के बीच में एक इंटरवल टाइम होता है 15 सेकंड का। तो 15 सेकंड में आप वहाँ से डाउनलोड सीट कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ एक्सेल सीट दी हुई होती है, तो उस एक्सेल सीट को आप डाउनलोड कर लें। उसमें जो भी बच्चा जो भी डिटेल फिल करता है ना, वो सारी उसमें होती है। तो आपको एक्सेल सीट डाउनलोड करनी है। दूसरा, कि उसने कौन सा टाइम चुना है, रो पॉइंट पैनल में उसके फाइनल पॉइंट कितने बने थे, मेन पॉइंट पैनल में उसके अब लास्ट में पॉइंट कितने बने, तो सारी चीज़ें उसमें होती हैं कि फाइनल पॉइंट उसके उस क्वेश्चन पर कितने बने हैं। तो आप उसमें एक्सेल सीट डाउनलोड कर लोगे, फिर उसके बाद में एक्सेल सीट को खोल करके देखोगे कि इसमें क्या क्या था, कि इस बंदे ने इसमें कौन कौन सी डिटेल भरी है, कौन से क्वेश्चन पर क्या भरा है। तो आप एक्सेल सीट डाउनलोड करोगे जो 15 सेकंड का जो इंटरवल टाइम है उसमें। साथियों, इसके बाद में क्वेश्चन लेवल है। स्क्रीन पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो लीडर बोर्ड का और दूसरा दिया गया है क्वेश्चन लेवल का। तो अब क्वेश्चन लेवल का मतलब है कि वहाँ जो क्वेश्चन है ना, उसकी पूरी डेटा दी गई है। कैसे? क्वेश्चन लेवल आप जैसे ओपन करोगे 3 ऑप्शन आएंगे, करेक्ट, रॉन्ग और स्किप। जो करेक्ट वाला ऑप्शन है, उसमें जिन लोगों ने उस क्वेश्चन को करेक्ट किया है उनकी डेटा है, उसमें नाम आएगा उसका। और रॉन्ग वाला है, आप जैसे रॉन्ग पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे जिन लोगों ने उसको रॉन्ग किया है उनका नाम आएगा उसमें। आप सर्च करके देख सकते हैं कि यार मैंने इसको राइट किया है या रॉन्ग, मेरा राइट, मैंने तो इसको राइट किया था। रॉन्ग वाले में जब आपका नाम आ जाए तो वो गलत है। यानी कि आप उसमें देखोगे कि आपने जिस कैटेगरी में आपका जो ऑप्शन चुना है, जैसे राइट किया है तो राइट में आपका नाम मिलेगा, रॉन्ग में किया है तो रॉन्ग में आपको मिलेगा। और जो पॉइंट उस पर भी आते हैं कि फाइनल पॉइंट उस पर कितने बने, और स्किप किया है तो स्किप वाली डेटा। तो साथियों, पूरी प्राइवेसी का इसमें ध्यान रखा गया है। और जैसे आप ये भी, आपको ये डाउट होना ही नहीं चाहिए कि इसमें कोई कन्फ्यूजन हो सकता है। आप ये भी देख सकते हैं इस रूम में जब अपन देते हैं लीडर बोर्ड में, वहाँ बनता है कि कितने बंदों ने भाग लिया है, सारों की उसमें डेटा आती है। तो इसमें पूरा प्राइवेसी का ध्यान रखा गया है। आप निश्चिंत होकर के टेस्ट दें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पॉइंट सिस्टम को समझें, एनालिसिस करें पूरा रिजल्ट को कि भाई क्या आया क्या नहीं आया। तो शायद ये आपके आप सारे डाउट दूर होने लगे होंगे कि हाँ, हमें किस तरीके से पड़ो इन पर मतलब फॉर्मूले को अपनाना है टेस्ट देते समय। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, या तो क्वेश्चन को राइट रॉन्ग कर दो, उसके बाद में क्या करना है आपको, क्वेश्चन लेवल चुनना है, क्वेश्चन लेवल या करेक्ट परसेंट वो आपको चुनना है। उसके बाद में रो पॉइंट पैनल में नो बनते ही क्वेश्चन को सेव कर देना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, रिजल्ट आ जाता है उसके बाद में आंसर एनालिसिस करना होता है कि मेरे फाइनल पॉइंट कितने बने। तो बस साथियों, इसमें इतना सा है। और आप कंटिन्यू टेस्ट दे भी रहे होंगे। और अपन ने जो शुरुआत की थी व्यवसाय सीरीज की, तो व्यवसाय के बारे में अपन ने जान लिया था किस तरीके से बिजनेसमैन अपना आगे बढ़ते हैं, कैसे कंपनी का निर्माण होता है कानूनी रूप से। तो अपन ये बातें कर चुके हैं। इससे आगे अपन बात करेंगे। और अपन ये भी बात कर चुके हैं कि बिजनेसमैन और व्यापारी में क्या अंतर है, जैसे कि अपन ने कल बात की थी कि भाई किस तरीके से कोई चीज़ें आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, इसी क्रम में अपन थोड़ा सा जानेंगे कि टैक्स क्या होता है। टैक्स यानी कि कर। सरकार के जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आपको काम आने वाली हैं कि कर क्या है। तो साथियों, इस कर के बारे में सभी को जानकारी नहीं होती। अपन बेसिक, बिल्कुल बेसिक से इसको जानेंगे कि कर क्या है, किस तरीके से लगाया जाता है, कौन लगाता है, कर लगाने के फ़ायदे क्या हैं, कर नया लेता हूँ उससे क्या होगा। तो इन चीज़ों को अपन जानेंगे। और साथियों, मैं कोशिश करता हूँ कि लेक्चर को बहुत छोटा रखूँ, पर फिर भी मैं कंटेंट को बहुत मतलब छोटा लेक्चर रखने की कोशिश करता हूँ। पर कंटेंट ही ऐसा है कि शायद वो हो ही जाता है और इतना 20 से 25-30 मिनट का भी पहुँच जाता है। इसमें ज़रूरी ये हो जाता है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं ना, उनको भी ताकि समझ आ सके, पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सके। और जो बच्चे थोड़ा पढ़ने में फास्ट हैं, तो वो थोड़ा सा क्या कर सकते हैं कि वीडियो को डबल स्पीड पे भी देख सकते हैं और अपना क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हैं। और जो कमज़ोर बच्चे हैं वो आराम से समझिए। हाँ, मैं बता दूँ कि ये जो लेक्चर हैं, इनका बस उद्देश्य यही है कि वो बच्चों को जानकारी दी जाए जो कि उसके जीवन में काम आती है। हर किसी के जो लेक्चर ले रहा हूँ वो बिल्कुल जीवन में काम आने वाले हैं, हर स्टेप पे हर काम आए। तो सत्य प्रयास यही रहेगा। और आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि जो भी लेक्चर हो रहे हैं क्या उनको चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप अपने सुझाव देने के लिए बिल्कुल सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि आपके सुझावों से ही ये प्लेटफॉर्म आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि कुछ चेंजों की ज़रूरत हो, तो आपको जो अच्छा लगे आप कमेंट करें। और मैं आज आपसे बता दूं कि ये प्लेटफॉर्म आपका है, आपका है, आपका पूरी तरीके से युवाओं को समर्पित है। तो आप कमेंट तो बिल्कुल करें, क्योंकि कमेंट से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जैसे कि आप क्या चाहते हो, आपको मतलब किस तरीके से आपको लग रहा है अब जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है नहीं चल रहा। तो आपको कमेंट करना शायद बेहद ज़रूरी हो जाता है। और जो आप अपना मानते हो तो शायद कमेंट करेंगे। तो साथियों, इसी तरीके से आज अपन आगे बढ़ते हैं, कर के बारे में जानेंगे। और
कर क्या है, क्यों लगाया जाता है, तो इन सब चीज़ों को जानेंगे अपन कर के बारे में बात करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं लेसन को। अब तक का शायद इतना और बता देता हूँ कि अब तक जो पिछले लेसन जो हैं तो शायद वो आपने देख लिए होंगे, देख लेना, क्योंकि एक से एक जुड़ा हुआ होगा। आप उनको नहीं देखेंगे तो शायद ये आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कोई भी सीरीज है ना वो जुड़ी हुई होती है। नहीं फिर भी जैसे करे करते हुए थोड़ा अलग है, पर फिर भी आपको टाइम मिल जाए तो उनको एक बार देख लेना ओवरऑल कि चल क्या रहा है। क्योंकि जब परमानेंट आप इस सदस्य बन गए हो और जब आगे बढ़ने का ठान ही लिया है कि हम किस तरीके से अपने जीवन को बदलेंगे और जो होना चाहिए रियल में एक्चुअल जीवन जीने के लिए जो चाहिए वो हमें मिल सके, तो अपना प्रयास यही है हर बच्चे को जो इससे जुड़ करके जो चले उसको बस जीवन में वो मिले कि वो उसके जीवन में उपयोगी है। बस शुरुआत ही इसलिए की है। तो साथियों अब अपन देखते हैं कर के बारे में। कर क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में कर अपन जो देखते हैं ना कि यार पनिशमेंट, आप अभी तो ये मानिए कि पनिशमेंट, पनिशमेंट क्या होता है, पनिशमेंट एक सजा। पर अपन यहाँ सजा नहीं कह सकते कर को। भाई अपन कहते हैं ना कि यार तेरे पे कर लग गया, टैक्स लग गया, तो ये कर है सजा। अभी तो अधिकतर जो लोग कर देने से बचते हैं ना वो मानते हैं कि यार सजा लगी मेरे पे, तो सत्य ये सजा नहीं है। आप जिस समाज में हो, जिस स्थिति में हो, तो शायद आपको कर देना बनता है। क्योंकि जब आप कर नहीं भरेंगे ना, और जब सरकार आपसे कर नहीं लेगी, टैक्स नहीं लेगी, तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। ये जो व्यवस्था है ना ये शायद बन ही नहीं सकती। और जब ये व्यवस्था नहीं चलेगी ना, तो आप मान के चलिए कि जिस तरीके से वन में जो जानवर भयभीत रहता है ना, उस तरीके से हमारी स्थिति हो सकती है। हो सकता है आप अच्छे से अपना जीवन जी रहे हों, वेल सब कुछ समृद्ध हो अभी तो, क्यों, क्योंकि आपकी जो आजीविका है उससे आप समृद्ध हो। बहुत से लोग अपने जैसे भाई ऐसे हैं कि शायद उन्हें एक टाइम का ही खाना मिल पाता है, ठीक है। उन लोगों को ज़रूरत होती है कि समाज में बराबर से थोड़ा सा चलाया जा सके, उनकी आजीविका को बनाया जा सके। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, जो देने में सक्षम है, यानी कि जिसकी आजीविका पहले से ठीक चल रही है ऑलरेडी, ठीक है कि वो अपना कमा रहा है ठीक से, तो उसमें से कुछ पैसा तो उसका, ये जो व्यवस्था है देश को चलाने की, मान के चलेगी जैसे पुलिस हो गया, सरकार हो गया, सरकार का ये जो सारा है उसमें लग जाता है। उसमें से जो कुछ पैसा बचता है, बचता नहीं बहुत सारा पैसा होता है जो कि समाज कल्याण के लिए लगता है। समाज कल्याण, समाज की जो जितनी भी व्यवस्था है ना उनको बनाया जाता है। मान के चलिए कोई योजना हो गई, जैसे कि योजनाओं से क्या होता है कि जो समाज में जो भी योजना चलानी है उसके लिए जो पैसा आएगा, जो कमजोर वर्ग है उसको उससे लाभ मिलेगा। जैसे कि अपन यहाँ देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि अन्न जो दिया जाता है, अनाज दिया जाता है, उसके साथ में बहुत सारी स्कीम्स जो चलाई जाती हैं जिनसे बस जो लो लेवल या जो कोई भी है उनको लाभ मिल सके। तो साथ ही बहुत सारी योजनाएं आप देखते हैं कि चलाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो इनसे भी अपन को लाभ मिलता है। तो कर के पीछे कितनी बड़ा वो है कि कर क्यों जरूरी है, पूरी देश की जो व्यवस्था है शायद कर पे ही टिकी हुई होती है। और अपन आगे देखेंगे इसमें कि किस तरीके से क्या क्या होता है। अभी अपन देखते हैं कर एक वित्तीय शुल्क है। वित्तीय शुल्क का मतलब है वित्तीय यानी पैसे से, फाइनेंशियल पैसे से संबंधित है। और शुल्क यानी कि एक आप, मैं बता दूं कि सजा टाइप में, पर ये है नहीं, इसको शायद अपन को दिमाग से निकालना होगा कि टैक्स क्यों जरूरी है। और जब जिस स्टेज पर अपन पहुंच जाते हैं तो शायद वो अपन को भरना भी होता है। भरने से क्या होगा कि आप समाज निर्माण में एक अपने महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होते हैं, जिसे सरकार नागरिकों और संगठनों पर उनकी आय, खर्च, संपत्ति, सेवाओं पर लागू करती है। कब लगता है टैक्स, कैसे लगता है, जिसे सरकार नागरिक यानी कि हम सभी और संगठनों पर, भाई जैसे कोई भी संगठन है, कोई भी कंपनी है, उसकी जो आय हो रही है, ठीक है, आय पे लगता है। जैसे कि सरकार कहती है कि आपके पास ये जो आपका संगठन है, ये जो आपकी आय, इस पे आपके पास तो इतना पैसा है, क्या करोगे इसका, यानी कि जितनी आपकी आवश्यकता है इतना तो हम दे रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो जो भी इनकम होती है सब पे लगता है, स्लैब बने हुए हैं कि भाई इस स्टेज पे आप हो तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, और इस पे मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेवल पे हो तो थोड़ा ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरीके की व्यवस्था बनी हुई है। क्यों टैक्स, अब जो जिस बंदे के पास में कम पैसा है तो कम टैक्स देगा, और जिसके पास बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी आ रहा है पैसा, तो गवर्नमेंट उससे टैक्स ले लेगी, क्योंकि जो वो देने में समर्थ है। मान के चलिए आप जैसे कि कोई बंदा है वो 100 रुपये कमाता है, ठीक है, और उसकी आजीविका 10 रुपये में चल सकती है, उसके पास में 50 रुपये हैं, तो 50 रुपये का यदि वो टैक्स भी दे देगा ना, तो उसका 40 रुपया वो मतलब उसके पास जब भी बच जाएंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। उससे वो भी अपना जो जितनी आजीविका है वो चला सकता है, और इसके अलावा जो 50% दिया है उससे जो व्यवस्था है वो भी बनाई जा सकती है, और जो लोग हैं उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। तो साथियों इसी तरीके से टैक्स स्लैबों में लगता है, यानी कि जिस स्टेज पे जो बंदा है उसके अनुसार टैक्स लग जाता है। अब अपन आगे देखते हैं, जैसे कि कंपनियों पर लग गया जो खर्च है, खर्च पे कैसे लगता है। अभी मैं आपको बताऊँ एक एग्जाम्पल। मान के चलिए कि आप कोई मोबाइल खरीदने गए, ठीक है, आपने कुछ भी खरीदा मार्केट से, आप देखना बिल पर
उसमें टैक्स लिखा हुआ होगा। आप जैसे इनडायरेक्ट देते हो, डायरेक्ट तो लगता है जैसे कि अपनी इनकम हो रही है, उस पर डायरेक्ट टैक्स लग जाएगा कि भाई ठीक है तेरे पास इतना पैसा है, इसमें से इतना देना है, ठीक है। इसके बाद में इनडायरेक्ट टैक्स अपन देते ही हैं। कैसे देते हैं? अपन कोई भी चीज़ खरीदो मार्केट से, तो उस पर आपको टैक्स देना होता है, पर अपन को पता नहीं होता कि हमें टैक्स दे क्या होता है कि अपन जेब में से पैसे निकाले और अपन दे देते हैं कि भाई लो, जबकि उसमें इंक्लूड होता है इनडायरेक्ट। अपन जैसे कि आप कोई दुकान पर गए, आपने दुकानदार को जो पैसे दिए निकाल के, तो वो क्या हो गया, उसमें आपने जो पेमेंट किया है ना, उसी में टैक्स छिपा हुआ है। और वो दुकानदार आगे जिस पे से जो सामान लेकर के आया होगा, होलसेलर, उसको देगा। वहां से जहां जो कंपनी निर्माण कर रही है उसके पास में टैक्स जाएगा, और जो कंपनी जो जिसने निर्माण किया है वो कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी। तो सत्य साथ ये आपको समझ आया होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स भी हम पे लगता है। हम जो भी चीज़ें जब परचेज करते हैं तो वो हमारे पास से टैक्स जा रहा होता है। मान के चलिए कि उसमें जैसे दोनों टैक्स लगते हैं, राज्य सरकार भी टैक्स लगाती है, केंद्र सरकार भी, ये दूसरा विषय है, इस पर कभी बाद में बात करेंगे। तो जो टैक्स लगता है ना, इसकी व्यवस्था दो तरीके से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में तो अपन पे करते ही हैं, अपन को पता नहीं चलता कि हम टैक्स दे रहे हैं, जबकि शायद सबको ही पता होता है, पर बहुत से सत्य को नहीं पता होता कि यार हम टैक्स भी पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे होते हैं अपन। और उसी से जो समाज का जो निर्माण होता है ना, उसी से होता है। तो ये बात अपन को ध्यान रखनी होती है। अपन जैसे बहुत बार सोचते हैं ना कि यार कोई नहीं, सरकार है, सरकार की व्यवस्था है, जैसे बहुत बार सरकार का जो संपत्ति अपन उसको नुकसान पहुंचा देते हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? उसका इम्पैक्ट पड़ता है कि जिस तरीके से वो पैसा अपने ही है, गवर्नमेंट जो व्यवस्था चला रही है ना, वो प्रत्येक आम नागरिक का पैसा है, और उसी से जो व्यवस्था चलती है। तो साथियों ये मान के चलना कि जो सार्वजनिक सरकारी जो भी चीज़ है ना, उसमें आपका योगदान बिल्कुल है। इसके बाद में आप जब इनकम आपकी डायरेक्ट तरीके से जब होगी, या फिर आप जो कुछ कर रहे होंगे उस पर जो टैक्स लगता है वो तो आपको फिर पे करना पड़ता है अलग से। तो साथियों सारी ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि कर दो प्रकार का है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर। संपत्ति या सेवाओं पर लागू होता है, यानी कि कोई भी आप सेवा दे रहे हैं तो टैक्स तो फिर बनता है। आप जो भी कर रहे हैं यानी कि आपके पास इनकम का सोर्स है, तो फिर टैक्स आप देते हैं। तो साथियों यहाँ से मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट करिए आप कि कर क्या है। कर क्या है आपने देखा, यानी कि पैसे वाली सजा। आप ये मान के चलिए पैसा है, सजा का मतलब है कि वो आपके पास से जाएगा, बस इतना सा है, ठीक है। क्वेश्चन वन हो गया। आगे देखते हैं अपन। आपने नोट कर लिया क्वेश्चन वन, देखिए यह राशि देश के विकास, सार्वजनिक सेवाओं, कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए उपयोग होती है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है कर का देश के निर्माण में। तो सती आप समझ गए, यहाँ से मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है पहले ही। तो सती क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट करिए, आपके द्वारा दिए गए कर का उपयोग क्या है। आपके द्वारा दिए गए कर का उपयोग क्या है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। आंसर आगे देखते हैं। अब सती मैंने आपको बताया कि अपन को कर पे करना होता है, जिससे कि पूरे देश की व्यवस्था चलती है। अब देखिए बहुत से साथियों को ये माइंड सेट होता है क्या है ना, सरकार को हमें टैक्स नहीं देना चाहिए, ठीक है। और सरकार जिस तरीके की जो व्यवस्था बनाती है शायद ये भी नहीं होनी चाहिए। तो साथियों अब मैं आपको बताऊं, सुनना ध्यान से थोड़ा। साम्यवाद और पूंजीवाद दो तरीके की व्यवस्था होती है। क्या होता है साम्यवाद? साम्यवाद का मतलब है कि समाज का निर्माण, साम्य यानी कि समाज को लेकर के चले, हर व्यक्ति समाज को लेकर के चले, पहली बात। यानी कि सरकार भी समाज का ध्यान रखे, ये हो गया साम्यवाद, साम्यवादी सरकार। दूसरा हो गया पूंजीवादी। पूंजीवादी क्या है? पूंजी, पूंजी का मतलब है धन। आप ये मान के चलिए कि आपके पास जो पैसा है, ठीक है, वो आपका ही है। दो तरीके की व्यवस्था होती है, एक तो ये साम्यवाद और पूंजीवाद। आप सुनना ध्यान से। साम्यवाद में क्या होता है? साम्यवाद में जो आपने जो भी पैसा कमाया है वो किसका है? समाज का है। आपका जो भी स्टेटस है समाज में वो किसका है? समाज का। समाज का कैसे कमाया मैंने, समाज का कैसे। उसके बाद में पूंजी। पूंजी में क्या होता है पूंजीवाद में? कि आपकी जो संपत्ति है ना उस पर आपका अधिकार है। ये कैसे नहीं आया समझ, मैं मानता हूँ। देखिए सती, सरकार अपन से टैक्स ले रही है, अपन कर दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। सरकार के पास में जो पैसे जा रहे हैं बिल्कुल जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा, जो सरकार के पास में पैसा है उसी समाज में वो लगा रही है, ठीक है। आप जो टैक्स पे करो, इसी क्रम में आज से मतलब आपने सुना होगा कि 1992 यानी कि आज से 25-20 या फिर 30 वर्ष पहले कुछ अपन ने देश के अंदर कोई क्राइसिस इस तरीके की व्यवस्था थी क्या ना, सरकार का एक ही उद्देश्य होता था कि समाज का निर्माण करना, समाज का निर्माण करना, ठीक है। यानी कि पूरी तरीके से समाज की तरफ पूरा लुभाव होना, समाज के हर तबके को साथ में लेकर के चलना। इसी तरीके से व्यवस्था थी जैसे कि रूस में, चीन में। वह साम्यवाद की है। साम्यवाद में क्या होता है, वह टैक्स लेते नहीं है। टैक्स ऐसे नहीं लेते जैसे कि कोई काम में। उसमें क्या होता है कि जो सरकार है वो क्या करती है, आपने कुछ पैसा अर्न किया, मान के चलिए कि आपने 10 लाख रुपए कमाए, तो सरकार क्या कहेगी, तेरी आवश्यकताएं क्या हैं? तेरी आवश्यकताएं कि तू पैसा ले ले, तुझे कितना चाहिए,
महीने का खर्च चलाने के लिए मान के चलिए कि 20,000 चाहिए, तो तेरे 20,000 ही है। तेरे पास मकान चाहिए, मकान ले ले। इससे ज़्यादा जो तेरे पास में पैसा है ना, जो तूने कमाया, उसको समाज निर्माण में लगा दे। सुनना साथियों, तो फिर आपको लगेगा कि हम जो कर देते हैं ना, जो भी टैक्स देते हैं वो बिल्कुल सही देते हैं, शायद ये आपको फील होगा। तो ये शायद मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ कि आप जब वो पैसा 20,000 मिलेगा, आपके 9,80,000 रुपये समाज में बांट दिए जाएंगे। आपकी जितनी आवश्यकता है उतना रख लो, बाकी के दे दिए। ये है साम्यवाद। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद कहता है कि आपकी जो आवश्यकता है ना, उनको भी आप पूरा करिए और समाज का निर्माण भी करिए। उसको कैसे करोगे? जो पैसा है उसको आप टैक्स के रूप में दे दीजिए। भाई आप जितना कमा रहे हो कमाइए, पर उसमें से जितना जो बनता है वो टैक्स में दे दीजिए, जिससे हम समाज का निर्माण भी कर लेंगे, आप भी खुश और समाज का भी निर्माण हो जाएगा। तो सत्य कौन सी व्यवस्था ठीक है, साम्यवाद या पूंजीवाद? तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पूंजीवाद ठीक है। साम्यवाद में क्या कमी है? साम्यवाद में क्या है कि जो लोगों के पास में जो पैसा आ जाएगा ना, तो साम्यवाद में क्या होगा, एक एक व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, खूब ज़्यादा वो अपना कमा रहा है, दिन रात एफर्ट कर रहा है, ठीक है, और फिर लास्ट में वो क्या, उसके पास में जितनी आवश्यकता है उतना करेगा, बाकी का उसका पैसा बढ़ जाएगा, तो वो क्यों एफर्ट करेगा? नहीं करेगा। पहली बात। इसमें जब उसके पास में दूसरे बंदे के पास में जब पैसा बैठे हुए के आ जाएगा, तो एफर्ट नहीं करेगा। उसको पता है कि यार तेरी आवश्यकताएं, ठीक है, तुझे खाने को चाहिए, तेरा मकान चाहिए, तेरी जो और आवश्यकताएं वो चाहिए, तो वो तो ऑटोमेटिक साम्यवाद के तहत जो सरकार दे रही है उससे हो जाएगा पूरा। कमा कोई और रहा है, खा कोई और रहा है, तो क्या देश चल सकता है? क्या नहीं चल सकता। इससे पहले की व्यवस्था यूएसए देख लो, चीन देख लो, ये तरीके की व्यवस्था थी उसमें, तो उन्होंने भी अपने अंदर सुधार किया है। और वहाँ जब ऐसा होता है तो उस देश से बिल्कुल खाक हो जाता है। खाक का मतलब है कि व्यवस्था ही नहीं चल पाती। तो सत्य जब ये व्यवस्था नहीं चल पाएगी, क्यों नहीं चल पाएगी? लोग कमाएंगे नहीं, सभी कहेंगे कि यार इतना कमाने का क्या फायदा, बस बैठे रहो, जब मेरे पास बच ही नहीं रहा, जब उस तरीके से जा रहा है तो सब निठल्ले हो जाएंगे। कार्य कोई करना ही नहीं चाहेगा, जो कार्य नहीं करना चाहेगा तो क्या हालत होगी? बस बहुत बुरा हाल होता है इकोनॉमी। ये अपन बाद में देखेंगे, शायद मैं इसको यहीं रोकता हूँ। इतना आपको समझ आ गया होगा साम्यवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद में आप अपना पूंजी यानी पैसा रखने के लिए स्वतंत्र हैं। उसके बाद में साम्यवाद में क्या है? साम्यवाद यानी समाज, आपका पैसा समाज में बढ़ जाएगा। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। तो मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो बीच में टॉपिक आया है तो मैं इसमें बता देता हूँ। साम्यवाद, सरकारी नौकरी वो साम्यवाद की तरह है, सरकारी नौकरी वो साम्यवाद की तरह है जहाँ देश का निर्माण शायद जरूरत तो है, उस तरीके से चलाने की जरूरत तो है, पर शायद एक समाज का जो तबका जिस तरीके से बदलना चाहिए, शायद उसके लिए ये अच्छा नहीं है। आप और हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि यार सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। यदि जब ये व्यवस्था इस तरीके से आप देखोगे ना कि ये जो पैसा जा रहा है कहाँ से जा रहा है, और इस तरीके की जो व्यवस्था है किस तरीके से देश को जब खाक कर सकते हैं ना, तो अपन को भी कर सकते हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, मानते हैं कि सरकार को सारी व्यवस्था चलाने के लिए लोगों की जरूरत होती है, बिल्कुल ठीक है, हम मानते हैं इस चीज़ को। पर जब उसके अंदर ये चीज़ आ जाती है ना कि ऐसा आराम, बस एक बार लग गया और उसके बाद में तो कुछ नहीं करना, बस हर महीने सैलरी आ जाएगी, मजे करना है, ज़्यादा दिमाग को प्रेशर लेना नहीं है, सारी दिक्कतों से अपन दूर हो जाएंगे, तो क्या हाल होगा? तो ये मानसिकता शायद बदलनी चाहिए कि यार पैसा किस, हमारा काम जब पूरा तरीके से नहीं होगा तो फिर कैसे देश का निर्माण होगा? तो साथियों ये साम्यवाद की तरफ हो जाता है। और साम्यवाद में 1992 में अपन को भी व्यवस्था बदलनी पड़ी थी, पूंजीवाद की तरफ आए थे तब जाकर के आज सेट हुए हैं। वरना जो साम्यवाद थे तो अपना 1992 के अंदर वो हाल हुआ था कि देश पूरी तरीके से घुटनों पे था। तो साथियों कभी इसमें बाद में बात करेंगे। तो ये व्यवस्था होना जरूरी है। अब अपन इसको देख लेते हैं आगे। अपना क्वेश्चन हो गया है, सेकंड भी हो गया है। साम्यवाद पर अपन ने थोड़ी सी चर्चा कर लिया कि क्या है साम्यवाद और पूंजीवाद। अपन और देखते हैं आगे। साम्यवाद एक ऐसी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है यहाँ से जिसका उद्देश्य एक वर्गहीन और समान समाज की स्थापना करना है। साम्यवाद चाहता है कि सभी सेम रहें, कोई बड़ा ना रहे, कोई छोटा ना रहे। और ये जो बड़ा छोटे वाली व्यवस्था है ना, ये क्या कर देती है, बहुत ज़्यादा अंतर पैदा कर देती है। और जब इस तरीके का जो अंतर पैदा हो जाता है तो शायद वो समाज का निर्माण के लिए एक घातक साबित होता है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि यार, जैसे हम चाहते हैं ना कि यार एक बार सरकारी नौकरी लगी और उसके बाद तो फिर ऐसा आराम है ज़िंदगी में, बस ज़िंदगी के सारे दुख ही कट गए, ज़िंदगी में कोई स्ट्रगल ही नहीं रहा, तो सत्य ये हाल हो जाता है। उसके बाद में सब वैसे ही चल लेते हैं कि यार क्या फ़ायदा है इतना एफर्ट करने का, इतना कमाने का, खाने का, जब सब कुछ मिल ही रहा है तो यही हालत हो जाती है। तो फिर आप देख लीजिए, करिए प्रमोट इनको, और फिर चाहत रखो इसी तरीके की। तभी तो मैं कहता हूँ कि यार बदलो, और नहीं बदलेंगे तो फिर बदलना पड़ेगा। साथियों समझिए व्यवस्था को। आप और हम, मान के चलिए कि मैं सरकारी नौकरी लग गया, पता है समाज मेरा ऑटोमेटिक गुलाम हो जाएगा। क्यों भाई? आप अपना टैलेंट नहीं रखते, मेरे अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट आ गया भाई? और मैं क्या कर रहा हूँ पता है आपको? मेरा जितना योगदान है, ठीक है, मैं मेरा कार्य है, मैं कर रहा हूँ, और शायद वो आपके पैसे से कर रहा हूँ। तो शायद ये पूरे समाज को समझना पड़ेगा कि इस तरीके की जो व्यवस्था है ना, ये बदलना जरूरी है। तो साथियों अपन आगे देखते हैं।
साम्यवाद नहीं, ये जो साम्यवाद की व्यवस्था है ना, ये थोड़ी शायद ठीक भी है समाज निर्माण के लिए, पर जो पूंजीवाद की है वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि टैक्स पे करो और अपना वो भी ठीक और वो भी ठीक। तो टैक्स पे करना शायद आपके लिए कोई डिफिकल्टी काम नहीं है। और इसी तरीके से जिस तरीके से जो प्राइवेट जो कार्य हैं, ये जो संस्थाएं ये जो कार्य करती हैं, तो इनसे भी बहुत ज़्यादा उद्देश्य है कि ये लोगों को जिस तरीके से रोजगार देने का जो कार्य करती हैं, तो इनसे यदि टैक्स ले ली जाए तो शायद कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला है नहीं। अपन आगे देखते हैं। इसमें उत्पादन के साधन जैसे भूमि, फैक्ट्री, मशीनरी का स्वामित्व राज्य या समाज के पास होता है। हर किसी की जरूरतों के अनुसार संसाधनों का वितरण किया जाता है ताकि गरीबी और असमानता को समाप्त किया जा सके। साथियों देखिए, मैंने आपको बताया साम्यवाद में क्या है कि जो पैसा है ना वो समाज में बटेगा। कौन बटेगा? सरकार बटेगी। आपके पास जितनी आवश्यकताओं के लिए सरकार को लग रहा है कि आपके पास इतना पैसा है, उतना आपके पास छोड़ देगी, बाकी के पैसे ले लेगी, उसको समाज में बांट देगी। आप जैसा हर कोई, सबके पास सेम सेम है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, तो वहाँ एफर्ट ही नहीं होंगे। तो सत्य समाज में भी ये होना चाहिए, मैं मानता हूँ कि एफर्ट होना चाहिए। क्या होता है कि लोग एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। यार ऐसा क्यों? अरे यार, आप किसी से जब सीखते हो कि यार ये आगे निकल रहा है, ये अपना एफर्ट करके आगे बढ़ रहा है, तो आप भी बढ़िए ना साथ में साथ। ये मानसिकता सेट करनी होती है कि यार ये भी बढ़ रहा है, ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, चलिए आगे साथ में साथ आगे बढ़ना होता है। और फिर बहुत से ऐसे होते हैं कि यार अपने पड़ोसी भी, अरे यार ये भी गरीब है, अपने भी गरीब है, ठीक है मजे मजे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि रंग देखकर संगत से खरबूजा भी बदलता है, तो वो वाली बात हो जाती है कि बदलना होता है। वो जब बदलते हैं जहाँ का एनवायरनमेंट जैसा होता है और सब एक ही धुन में चल रहे होते हैं, सब सेम सेम, तो फिर वहाँ कोई बदलाव की जरूरत नहीं होगी, यानी कि कुछ करने के लिए एफर्ट होता है। तो साम्यवाद में शायद वो एफर्ट नहीं जगा पाता साम्यवाद, क्योंकि वहाँ इन चीज़ों की कमी हो जाती है। सब चाहते हैं कि यार जब ये इतना है तो इतना बस सब सेम ही रहने, तो फिर क्यों एफर्ट करना। और जहाँ एफर्ट नहीं है वो मान के चलिए कि वो सारा ही सिस्टम ठप्पा है। तो पूंजीवाद ठीक है, अपना टैक्स देना ठीक है, और ये जो व्यवस्था है ये शायद बहुत ज़्यादा ठीक है। तो शायद इस चीज़ को अपन मानते हैं। अपन आगे चलते हैं। शायद ये मैं समझ चुका हूँ यहाँ से। अब अपन इसमें देख लेते हैं, जैसे कि मुख्य विचारधारा में अपन जो देखते हैं इसमें की मेन बातें क्या है। तो यहाँ से अपन देखते हैं निजी संपत्ति का उन्मूलन। साम्यवाद में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो पैसा है, आपके पास में जो पैसा है, निजी संपत्ति है आपकी, उसका उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब है कि वो आपके पास से निकल जाएगी और बढ़ जाएगी, समाज में चली जाएगी। आपकी जितनी आवश्यकता है उतना आपके पास में रहेगा और निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ से बना दूँ। बहुत शानदार कंसेप्ट है, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, शायद ये आपको समझ आ गया होगा कि साम्य यानी समाज, पूंजी यानी धन जो कि आपके पास रहेगा, पूंजी यानी धन जो आपके पास रहेगा, साम्य यानी कि जो समाज में, साम्य यानी समाज, समाज में जाएगा। तो कौन सी व्यवस्था ठीक है? आपको कर देना बहुत बेहतर है, मतलब आप दे सकते हो कर, बहुत शानदार व्यवस्था है जिसे आप भी अपना कर सकते हो और समाज का निर्माण भी कर सकते हो, क्योंकि आप और हम उस समाज में रहते हैं जहाँ की जो व्यवस्था है उससे ही पूरा समाज चल पाता है। मानव जो सभ्यता है इसमें पूरा की पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है सामय समाज का। तो ये समाज को बदलना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरी मानव सभ्यता बस निवास इसमें करती है। तो साथियों, आपकी और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज का निर्माण करें। समाज निर्माण में जो भी चुनौतियां हैं उनका सामना करते हुए आगे बढ़ें। हाँ, समय समय पर समाज में बदलाव की ज़रूरत होती है, और जो डायरेक्शन, एक बदलाव तो बेहद ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मानव चाहता है कि हमेशा ये बदलाव हो, क्योंकि मानव प्रवृत्ति और जो जाति हैं उनसे थोड़ा अलग है। ये नए नए नवाचार की तरफ आगे बढ़ती है। तो बदलाव कब जब करने के अंदर भावना होगी। करने की भावना कब आएगी? जब हर आदमी के अंदर एफर्ट को इस तरीके से मॉडिफाई किया जाए कि हाँ बस वो करने के लिए तत्पर रहे कि हाँ यार मुझे कुछ करना है। तो साथियों, बदलाव के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एक क्रांतिकारी जो परिवर्तन हो उसके लिए अपने एफर्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो साथियों, अपन अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निजी संपत्ति का उन्मूलन। जो बंटवारा है ये अपन मैंने बता दिया। तो यहाँ से मैं एक क्वेश्चन बना दूँ कि, तो क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए। निजी संपत्ति का उन्मूलन किया जा सकता है। कहाँ किया जा सकता है? कौन सी व्यवस्था में? साम्यवाद, पूंजीवाद, या फिर सामाजिक जो व्यवस्था है इसमें, मतलब कहाँ किया जा सकता है? आपकी जो निजी संपत्ति है उसका उन्मूलन है, बंटवारा किया जा सकता है। ये मैंने आपको बताया। पूंजीवाद के बारे में कल अपन और विस्तार से जान लेंगे, आज इतना ही जानते हैं। समानता पर आधारित समाज, मैंने बताया कि यहाँ का जो समाज है ना, इसमें पूरा का पूरा समाज किस पे आधारित है? पूरे समाज समानता है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, जितनी जिसकी आवश्यकता है उतना ही है, बस सब बराबर के हैं। तो साथियों, इस व्यवस्था से क्या होता है ये आप जान ही गए कि जब इस तरह की जो व्यवस्था होगी ना तो एफर्ट खत्म हो जाते हैं। और मैं मानता हूँ कि जहाँ एफर्ट नहीं रहते तो शायद वहाँ कुछ भी नहीं रहता। फिर ये इंसान आगे ही तब बढ़ता है जब जिसके अंदर कंटिन्यू एफर्ट बने रहें कि आगे बढ़ने के। तो ऑटोमेटिक ये बहुत कुछ कर सकता है जो एफर्ट अंदर हो कि यार बस करना है। यहाँ से बना देता हूँ। साम्यवाद में होता है
साम्यवाद में होता है, या फिर साम्यवाद होता है किस तरीके से, तो फिर ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो ये आप कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। साम्यवाद में होता है, क्वेश्चन नंबर 4 नोट करिए, साम्यवाद होता है, ये हो गया। तो मैंने यहाँ से बताया कि समानता आधारित तो किस तरीके से होता है, तो ये आप बता सकते हैं। और अपन देख लेते हैं, उत्पादन और वितरण पर राज्य का नियंत्रण होता है। मैंने बताया है कि आप जितना भी उत्पादन करोगे और जो वितरण होता है, वितरण पर राज्य, राज्य यानी होता है सरकार, वितरण यानी क्या होता है, ये राज्य यानी क्या होता है, सरकार। इस पर पूरा कंट्रोल किसका होता है, सरकार का होता है। आपकी जो आप जो जितना भी उत्पादन कर रहे हैं, जो सारी गतिविधि करेंगे सरकार करेंगे, अपने अंडर में रखेगी, और उसका जो वितरण करेगी कि किसको कितना देना है, उसका भी किसके हाथ में होता है, सरकार के पास में, राज्य यानी सरकार। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन बना दूँ, तो देखिए, तो फिर मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 बना दूँ। तो देखिए, उत्पादन और वितरण पर सरकार का नियंत्रण होता है, कौन सी व्यवस्था में होता है, उत्पादन और वितरण पर सरकार का नियंत्रण होता है, कौन सी व्यवस्था में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो साथियों शायद मैंने कुछ बताने की कोशिश की कि किस तरीके से अपन को कर देना चाहिए, कर देंगे तो उससे क्या होगा, आप कर देने लायक होंगे, तो उससे भी आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद में समय, यानी कि आप कर क्यों देते हैं, समाज निर्माण के लिए, और समाज निर्माण की जो व्यवस्था है उसको मैंने आपको बताया कि साम्यवाद, आपको समाजवाद इस तरीके का चाहिए, या फिर आप कर पे कर करके जो समाज का निर्माण करते हैं वो ठीक है। तो ये भी आपको देखना होगा कि साम्यवाद है ना, साम्यवाद ठीक है, सब बराबर के होने चाहिए, हम मानते हैं इस चीज़ को, पर साम्यवाद में एफर्ट खत्म हो जाते हैं इंसान के। एफर्ट का मतलब है कि जो प्रयास आगे बढ़ने के होते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं, और वो खत्म हो गए तो मान के चले कि मानव सभ्यता ही खत्म। ये तो है साम्यवाद। और आप जो पूंजीवाद में जो कर दोगे, उससे आप भी आगे बढ़ोगे, कर भी जाएगा, समाज का निर्माण भी होगा, तो दोनों व्यवस्थाएं। तो साथियों कल अपन पूंजीवाद के बारे में पढ़ेंगे, और आगे देखेंगे कि कर के कौन कौन से प्रकार हैं, किस तरीके से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। तो ये कर की जो सीरीज है आगे चलती जाएगी, डेली के इसी तरीके से लेसन होंगे। और मैं आपको बता दूं कि आप इनको कंटिन्यू देखते रहें। असल जीवन में आप मानिए, आपका ये जो लेसन है ना, ये बेकार नहीं जाने वाला। बस आपको सुनोगे ना, डायरेक्ट तरीके से जब आप पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना, तो इनडायरेक्ट वे में भी आप इससे बहुत कुछ सीख रहे होगे, बहुत कुछ अपने आप के अंदर परिवर्तन कर रहे होगे। तो शायद साथियों टाइम निकाल करके हो सकता है कि आप इसको डबल स्पीड में भी कर करके देख सकते हैं। शायद आप समझने की इतना वो रखते हैं, और जो कमजोर बच्चा है तो वो इसको स्लो स्लो देखें। मेरा एक ही उद्देश्य रहेगा, ये नहीं है कि बस क्वेश्चन है तो मैं बता दूँ और बस निकल जाऊँ, नहीं। मेरा जो लेसन होगा वो बहुत परिवर्तनकारी हो, मैं इसको पूरी तरीके से इस तरीके से सेट करूँगा कि वो आपके जीवन के लिए उपयोगी हो। तो साथियों आपने देखा, कल और बात करेंगे, क्वेश्चन हो गए हैं, टेस्ट दीजिएगा, तब तक लिए जय हिंद।